आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में मिट्टियाँ। क्योंकि बेसिकली मैं जो चल रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चल रहा हूँ। जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जोग्राफी ऑफ इंडिया का सिलेबस पढ़ाया जाता है, तो उसके अनुसार ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो बनाई जाए। तो उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, भारत में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है, उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं और ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो इसके लिए हम बेसिकली जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि भारत एक विविधता भरा देश है, और विविधता भरा देश होने की वजह से अगर आप ऊपर से लेके नीचे तक देखोगे लंबाई चौड़ाई में, इतने बड़े क्षेत्र में एक जैसी मिट्टी का मिलना बहुत ही असंभव होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मिट्टी है ना, मिट्टी कहते किसे हैं। मुख्य रूप से अगर हम इसको शाब्दिक अर्थ के रूप में देखें, जो मिट्टी है वो बहुत मुख्य रूप से मानी जाती है कि मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है उसको हम मिट्टी बोलते हैं। और ये मिट्टी क्या करती है, यह जितने भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं उसको जीवन को का समर्थन करती है। मुख्य रूप से द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विच सपोर्ट द प्लांट्स। जहाँ पर हम कृषि करते हैं या कोई भी पेड़ पौधे बोते हैं तो उसको हम मिट्टी बोलते हैं। यह मुख्य रूप से जितने भी खनिज कण होते हैं या जैविक पदार्थ होते हैं, हवा होती है, पानी होता है, इन सब से मिलकर बनी होती है। तो हम मुख्य रूप से एक चीज़ कह सकते हैं कि ये एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है जो पृथ्वी के ऊपर जीवन बनाए रखने में समर्थ होती है। ठीक है, क्योंकि बिना मिट्टी के हम हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी हमारे काम होते हैं वो मिट्टी से बने हुए होते हैं। अब मिट्टी को बनाने के में बहुत सारे कारक अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, जिसमें से पहला जो है आपका वो होती है बेडरॉक, मूल चट्टान जिसे बोलते हैं। कि आप लोगों ने देखा होगा कि मिट्टी है ना, आप अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है। या फिर आप एक चीज़ और कह सकते हो कि किसी भी एक गांव के अंदर आप किसी भी एरिया में चले जाओ, वहां पर मिट्टी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। इवन अगर मैं अपने एरिया की बात करता हूं, वहां पे तो क्या है कि 1 एकड़ के ऊपर ही मिट्टी का प्रकार चेंज हो जाता है। जब मैं खेत में जाता हूं तो उस कंडीशन में जो हमारे मेरे जो चाचा जी हैं या पिताजी, वो कहते हैं भाई ये किला तो अपना बहुत अच्छा है और ये किला तो अपना अच्छा नहीं है। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर मिट्टी बहुत अच्छी होती है, किसी एक स्थान पर मिट्टी अच्छी नहीं होती। जो इसका सबसे मेन होता है वो होता है इसका मूल चट्टान, पेरेंट रॉक। कि मिट्टी की जो मूल संरचना है वह मुख्य रूप से जो इसके अंदर खनिज सामग्री होती है उससे निर्धारित होती है। इसको और दूसरे रूप में अगर मैं समझाना चाहूँ कि हम अपने माँ बाप का है ना एक प्रकार से नकल होते हैं। हमारी शक्ल, हमारी आदतें अमूमन हमारे पेरेंट्स के साथ मिलती हैं। उसी प्रकार से जो मिट्टी होती है, जिस भी पदार्थ से बनी हुई होती है उसके साथ इसका मैच होता है। ठीक है, दूसरा जो इसका फैक्टर कार्य करता है मिट्टी के बनने में वो आती है जलवायु। जलवायु कैसे होती है कि जलवायु से आपकी जो अलग अलग वेदरिंग जो प्रोसेसेस होती हैं जिससे कि उसकी मिट्टी की उपजाऊपन प्रभावित होता है। कैसे होता है कि अगर कहीं पर भी जलवायु है वो लगातार अनइवन पाई जाती है तो उस स्थान पर हो सकता है कि मिट्टी बहुत अच्छी मिले, वहाँ पर लगातार चट्टानें टूटती फूटती रहती हैं, जिससे क्या होता है उसकी फर्टिलिटी अपने आप इंक्रीज होती रहती है। उसके बाद होता है भू आकृति, नमी को धारण करना, कटाव, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है उसके भू आकृति के ऊपर डिपेंड करती हैं। भू आकृति का मतलब क्या हो गया कि कोई चीज़ कैसी दिखाई दे रही है। पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर आपको बिल्कुल पतली मिट्टी मिलेगी, मगर मैदानी भागों के अंदर उसी मिट्टी की जो मोटाई होती है वो ज़्यादा मिलती है। तो इस चीज़ का बड़ा ही इम्पैक्ट होता है कि किसी स्थान की भू आकृति या उसकी शेप किस प्रकार की होती है।
उसके बाद आता है ऑर्गेनिक एक्टिविटी, जैसे कि जैविक क्रियाएं क्या होती हैं कि बहुत सारे जो जैविक क्रियाएं हैं वो पृथ्वी पर होती रहती हैं और इनके माध्यम से क्या होता है, जैविक जो पदार्थ है वो आपके जोड़ते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेड़ों के पत्ते हो गए और सारी की सारी चीज़ें हो गई या बैक्टीरिया हो गए, अगर ये मिट्टी के अंदर मिलते हैं तो उस कंडीशन में मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ती है। उसके बाद समय, मिट्टी की जो फुल प्रोफाइल है वह समय के साथ बहुत अच्छी होती रहती है। मतलब जितना ज़्यादा समय निकलेगा मिट्टी उतनी ही उपजाऊ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो क्योंकि मिट्टी है वह ऐसा तो है नहीं कि आज ही बन जाएगी, मिट्टी को बनने में काफ़ी लंबा समय लगता है। तो पूर्ण प्रोफाइल के विकास की अनुमति मिट्टी के समय के अनुसार होती है कि मिट्टी अगर समय ज़्यादा होगा तो उसमें मिट्टी अच्छी बनेगी। उसके बाद जो हम बात करते हैं मिट्टी के प्रकार, ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मुख्य रूप से भारत के अंदर 8 प्रमुख श्रेणियों को वर्गीकृत किया है जिसकी अपने आप में अलग अलग विशेषताएं हैं। फर्स्ट है एल्यूवियल सोयल जिसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, खारी और अक्षारीय मिट्टी और पीट और दलदली मिट्टी। ये कुल मिला के इंडिया के अंदर 8 प्रकार की जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद जो सबसे पहली आती है एल्यूवियल मिट्टी। भारत के लगभग 45% भूभाग के ऊपर जलोढ़ मिट्टी मिलती है और जो उत्तर मैदान है, जितनी भी प्रमुख नदी घाटियां हैं वहां पर मुख्य रूप से इस प्रकार की मिट्टी मिलती है। ठीक है, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। गंगा यमुना मैदानों में ये फैली हुई है। इसका जो निर्माण है मुख्य रूप से नदी के जितना भी निक्षेप होते हैं उसके द्वारा हुआ है। इसके वजह से इसके अंदर पोटास और ह्यूमस की भरपूर मात्रा होती है, परंतु इसके अंदर फास्फोरस की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। ठीक है, अगर हम इसके प्रकार देखें, एक खादर है, वह नई और उपजाऊ बाढ़ का मैदान वाला क्षेत्र होता है। बांगर होता है ये पुरानी और कम उपजाऊ वाला क्षेत्र होता है जहाँ पर पानी कभी कभी पहुँचता है। जो प्रमुख फसलें हैं इसमें चावल, गेहूं, गन्ना, कपास और दालें हैं जो कि इस उपजाऊ मिट्टी के अंदर बोई जाती हैं। दूसरे नंबर पर है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी या कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के लगभग 16% भाग को कवर करती है, जो मुख्य रूप से जो दक्षिण का पठार है, दक्कन पठार है, वहाँ पर फैली हुई है। इसके जो मुख्य राज्य हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक के कुछ एक क्षेत्र। जो इसकी उत्पत्ति है मुख्य रूप से ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से हुई है, जो उसके अंदर से बेसाल्ट चट्टानों निकलती है उसका अपक्षय हो जाता है, जिसके कारण कि क्या होता है इसका निर्माण होता है। और इस मिट्टी की एक खास बात यह होती है कि इसके अंदर नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम इसकी संरचना की बात करें, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास की भरपूर मात्रा होती है, परंतु नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसके अंदर भी कमी होती है। इसकी जो मुख्य फसलें हैं कपास, गन्ना, मूंगफली, गेहूं और ज्वार, ये इन फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जब हम अगली मिट्टी की बात करते हैं, लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीले रंग होता है इन मिट्टियों का। इसका मुख्य जो कारण होता है लोहे के विभिन्न जो ऑक्साइड हैं वो अलग अलग अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इस मिट्टी का रंग ऐसा होता है। जैसे कि कोई भी प्राचीन चट्टान हो गई, उसका अपक्षय हो गया, अपक्षय होने के बाद लो ऑक्सीकरण हो गया, उसकी वजह से वो क्या हो गया, लाल और पीली मिट्टी बन गई। ये आप लोग इसको देखोगे किस प्रकार से आगे चलती है। भौगोलिक वितरण की अगर हम बात करते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ एक हिस्सों में ये मिट्टी पाई जाती है। विशेषताओं की अगर बात करते हैं, अगर यहाँ पर जल का निकास अच्छा हो तो वहाँ इसकी जो बनावट है वो झरझरा बनावट बन जाती है। झरझरा का मतलब क्या होता है कि इसमें ब्लॉक टाइप्स के बन जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी की उपजाऊ की अपेक्षा में यह कम उपजाऊ होती है। अम्लीय मिट्टी होती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। इनमें जो उपयुक्त फसलें होती हैं इसमें बाजरा, मूंगफली, तंबाकू, दालें और मोटे अनाज अच्छी प्रकार से बोए जाते हैं। उसके बाद आती है लेटराइट और रेगिस्तानी मिट्टी। लेटराइट मतलब जो ऊंचे वर्षा वाले क्षेत्र हैं जहां पर बड़ी तीव्र गति से निक्षालन होता है
वहाँ पर ये बनती है। मुख्य रूप से आप एक लेटराइट का मतलब होता है ब्रिक्स या ईंटें, मतलब जो इनकी बनावट होती है वो ईंटा की तरह होती है, जिसमें लोहा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भरपूर मात्रा में मिलते हैं। मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में मिलती है जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है, लाइक पश्चिमी घाट, केरला, कर्नाटका, असम में पाई जाती है। चाय, कॉफ़ी, काजू, रबड़ की खेती के लिए आदर्श होती है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और चूने की इसके अंदर कमी पाई जाती है। उसके बाद है रेगिस्तानी मिट्टी। रेतीली बनावट और उच्च लवणता के कारण जो ये मिट्टी है वो कम उपजाऊ होती है। कम वर्षा वाले और शुष्क क्षेत्रों की ये सामान्य मिट्टी होती है। जो इसमें है कार्बनिक पदार्थों और नमी की कमी पाई जाती है। मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। बाजरा, जौ या फिर वो फसलें जो सूखे को सहन कर सकें, वो फसलें इसके अंदर बोई जाती हैं। उत्पादक के रूप में कृषि के लिए सिंचाई बहुत ज़्यादा इसमें आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर इस सिंचाई मिल गई तो गंगानगर का क्षेत्र है, बीकानेर का क्षेत्र है, बाड़मेर का क्षेत्र है, इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से, तो इन क्षेत्रों में आज के टाइम पे अच्छी पैदावार होती है। उसके बाद है पर्वतीय, अक्षारी और दलदली मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी क्या है? जितने भी हिमालय के ढलानों के साथ साथ है उस क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में ह्यूम्स और कार्बनिक पदार्थ सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ह्यूम्स इसलिए मिलते हैं क्योंकि लगातार पत्ते झड़ते रहते हैं और मिट्टी के साथ मिलते रहते हैं। अलग अलग जो ऊंचाई होती है इसमें विविध स्थितियां पाई जाती हैं। इसके लिए आदर्श जो स्थितियां हैं क्षेत्रों में चाय बागान, कॉफ़ी, मसाले और फल और शीतोष्ण फसलें इसमें बोई जाती है। खारी या क्षारीय मिट्टी, इसमें लवणों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे अगर इसका उपचार ना किया जाए तो यह मिट्टी बंजरी हो जाती है। शुष्क क्षेत्र, अर्धशुष्क क्षेत्रों और तटीय क्षेत्रों में यहाँ पर वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होता है, जिसकी वजह से ये क्या होती है, क्षारीय हो जाती है। कृषि उपयोग के लिए जिप्सम का उपयोग और उचित जल निकास बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जिससे कि ये क्षेत्र है कृषि के लायक बन सके। पीट और दलदली मिट्टी, पानी भरे हुए दलदली क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, जहां पर सड़ी हुई वनस्पति है, भारी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ जमा हो जाते हैं और उच्च कार्बनिक सामग्री के बावजूद अम्लीय प्रकृति कृषि क्षमता को सीमित करती है। मतलब इसके अंदर क्या होते हैं, एसिडिक अम्ल मिल जाते हैं। मुख्य रूप से स्थान है केरला का बैकवाटर, पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्से, ओडिशा और उच्च वर्षा वाले पूर्वोत्तर राज्य इसके अंदर आते हैं। उसके बाद अगर हम निष्कर्ष के ऊपर आते हैं, भारत में मिट्टी की बात करते हैं, 30% जो हिस्सा है वह अस्थिर प्रथाओं, कटाव और रसायनों के बहुत ज़्यादा प्रयोग के कारण मिट्टी खराब हो रही है। अगर हम मिट्टी को ये कहें कि कृषि के लिए बहुत ज़रूरी है, आर्थिक समृद्धि लाने के लिए ज़रूरी है, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, तो उसके लिए हमें इस मिट्टी की रक्षा करनी पड़ेगी। अगर हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो इस मिट्टी का नाश होता रहेगा। मिट्टी संरक्षण से ही भारत की कृषि और आर्थिक समृद्धि संभव है। हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे बढ़ती आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम सस्टेनेबल सॉयल मैनेजमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। अपनी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको बचाएं, उनको प्रेरणा दें कि वह किस प्रकार से मिट्टी के क्षरण को या मिट्टी के कटाव को रोक सकता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।